हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं दीपक जायसवाल और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल D&R प्रेजेंट्स में। दोस्तों, ये चैनल हमने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी बेस पे बनाया है, जिसमें मैथ से संबंधित जानकारियां हम डालते हैं। और इस टाइम पे हम, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वीकली टेस्ट चल रहा है। तो वीकली टेस्ट पे आधारित जो प्रश्न बैंक से प्रश्न आते हैं 2021 में, जो कि बोर्ड पेपर में आ सकते हैं आपके, उस टाइप के प्रश्न हम इस टाइम पे अपने वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। तो जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको बहुत कुछ छूट जाता है, या तो फिर मान लीजिए वो स्कूल में पढ़ के आते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको रिवीजन करते टाइम पे बनती नहीं है, तो वे सारे चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, प्लस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस डेली लेके आते रहें। हेलो दोस्तों, हमने अभी तक कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत प्रश्न बैंक से लिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, जो कि त्रिकोणमिति के थे। आज हम अध्याय 1 से वास्तविक संख्या से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने जा रहे हैं जो आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन हैं। तो आपके परीक्षा में होने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ये प्रश्न चूज किए गए हैं जो आपके पेपर में 100% आने के संभावनाएं हैं। जो सिलेबस कम हुआ है, उस आधार पर बना प्रश्न बैंक का हम सलूशन आपके सामने प्रतिदिन लेके उपस्थित हो रहे हैं। तो आज हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और 2 नंबर के प्रश्न देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, नीचे लिखा है महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो आपके विकल्प में पूछे जाते हैं, पहला बिंदु है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो किसी संख्या का जो निरपेक्ष मान होता है वो सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। दूसरा, परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है उसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव बोलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके बीच की परिमेय संख्या अनंत होती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, उसका गुणनफल, योग और अंतर। एक परिमेय संख्या हो और दूसरी अपरिमेय संख्या हो, और उनका आपस में जब गुणा करें, जोड़ें या फिर घटाएं, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या हो, दूसरी अपरिमेय संख्या हो, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के साथ गुणा करें, योग करें या अंतर करें, तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास 2 अपरिमेय संख्या है, √3, √2, √3। तो इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो जो प्राप्त हुई संख्या है वो भी अपरिमेय संख्या होगी। और इन्हीं अपरिमेय संख्या में जब कोई परिमेय संख्या जोड़ दो तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या 1 होनी चाहिए, दूसरी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से हम √3 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3√2, जो कि अपरिमेय संख्या होगी। चूँकि पहली एक परिमेय संख्या लेनी है और दूसरी अपरिमेय संख्या लेनी है, और गुणनफल उसका करेंगे तो अपरिमेय संख्या आती है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तभी अपरिमेय संख्या आती है, और परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को अंतर करते हैं, घटाते हैं, तब भी हमारी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न रूप का होता है। जो कोई भी पूर्णांक है m, इसके लिए जब हम समपूर्णांक निकालेंगे तो उसका गणितीय रूप स्वरूप क्या होता है? 2m होता है। किसके लिए? पूर्णांक m के लिए।
कोई पूर्णांक यम हो उसके लिए सम पूर्णांक 2m होता है। जैसे अगर यम का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें तो यहाँ से जब इन मानों को रखें तो ये संख्या सम रूप में प्राप्त हो। जैसे यम के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सम आ गया। 2 के जगह पे अगर यम का मान 2 ले लें तो 2 गुणे 2 यानी 4 सम प्राप्त हुआ। यम का मान 3 लेंगे तो 2 गुणे 3, यहाँ से ये 2 यम के जगह पे ये वाले मान रखते जाएंगे तो 3 दूना 6। तो यहाँ से यम के लिए सम पूर्णांक का स्वरूप क्या होता है 2m होता है। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। विषम पूर्णांक में 2m + 1 होता है। जैसे m का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें तो इसमें रखने पर जो मान प्राप्त हो वो विषम हो। जैसे हमने m का मान 1 रखा तो 2 × 1 + 1, m का मान 1 रखा है 2 गुणे 1 2 एकम 2 + 1 2 एकम 2 + 1 बराबर 3 आ गया। अगर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 + 1 2 दूना 4 1 5 हो गया। ये 5 और ये 3 परस्पर इन संख्याओं को m का मान इसमें रखने पर विषम संख्या प्राप्त हो रही है। अतः विषम पूर्णांकों का जो स्वरूप होगा 2m + 1 होगा। आइए आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं जब रूट के रूप में लिखी हुई जैसे √2 √3 √5 या √7 तथा ये जो पाई है ये संख्याएं √3 √2 5 7 और ये पाई ये पूरी संख्याएं जो हैं इस प्रकार की अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे आपके पास एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 होता है। तो 22/7 जो होता है वो लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान पाई का जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। 22/60 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q में q को परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और q को हम 2n 5m के रूप में लिखें, मतलब कि जो हर है हर में हम फैक्टर करें तो 2 की घाते में आए या फिर 5 की घाते में आए या 2 5 दोनों के घाते में आए, तो इस रूप में लिखा जाए तो दशमलव निरूपण शांत होता है। अगर 2 की घात या 5 की घात हो या 2 5 दोनों का घात हो साथ में गुणनफल के रूप में, तो प्राप्त दशमलव निरूपण शांत होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और इसी को हम तो आप देख पा रहे हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर भाज्य a है, भाजक को b मान लिए और भागफल को q, तो प्लस यहाँ पे शेषफल, जो कि जो शेषफल होगा वो शेषफल रिमाइंडर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और इस b का भाजक का मान क्या होगा, सदैव क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा। 17/8 का दशमलव प्रसार है। यहाँ पे आगे आप देख पा रहे हो कि लिखा है शांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती कैसे होगा, जब हम इस 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 आएगा। इसका मतलब कि 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 का 3 बार क्या हुआ है, गुणा हुआ है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 2 की घाते 3 हो जाएगा, और यही मान आपको हमने ऊपर बता रखा है कि 2 की घाते जब n हो या 5 की घाते m हो, मतलब 2 की घाते में कुछ लिखा हो और 5 की घाते में हो, और कौन सा मान हो, हर वाला हो। तो यहाँ से हर वाला मान आपको 8 वाला हर वाला मान 2 की घाते में आ गया, मतलब 2 की घाते n के स्वरूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत आवर्ती होगा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, उसका सलूशन सहित। अब हम आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताने की कोशिश करते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए 2 नंबर के जो वास्तविक संख्याएं से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने ले रखा है। तो इन प्रश्नों को आप अगर ध्यान से देख लेते हैं तो अगले प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे।
ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से आप ऊपर देख पा रहे हैं कि लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप पहला देख पा रहे हैं 6 और 20 लिखा है, और इसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमने पहले नंबर को लिया 6 और 20। 6 और 20 को लिया तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। यहाँ से जब 20 का करेंगे तो यहाँ से 2 दहाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। यहाँ से आप 6 का देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 3, और इधर 20 का 2 गुणे 5 है। यहाँ से अगर इसको आगे करें तो 2 का 1 बार है तो 2 की घाते 1, 3 की आवृत्ति 1 बार है तो 3 की घाते 1 हो जाएगा। यहाँ से हम करेंगे 2 की घाते यहाँ पे 2 बार है तो 2 हो जाएगा, गुणे 5 का 1 बार है गुणा तो 1 बार हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो यहाँ से जब पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एचसीएफ इक्वल, यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो, जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इस 2 को हम चूज कर लेंगे, जो दोनों में हो उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद इसमें 3 है और इसके पदों में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसके पदों में 5 नहीं है, इसमें 2 बार है लेकिन इसमें 1 ही बार है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, जैसे ये 2 इसमें भी था, इसमें था, 2 ले लिए, और अगर इसमें 3 होता, 3 है इसमें भी 3 होता तो 3 को लेते और यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देते। अगले सवाल हम देखेंगे। फिलहाल अभी इसमें 2 है, इसमें 2 है तो 2 हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसके बाद हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसकी सबसे बड़ी घात लेंगे 2 की, इसकी सबसे बड़ी घात इसमें और इसमें से लेंगे। तो इन दोनों में से हमको एलसीएम निकालने के लिए जो विशेष बातें ध्यान में रखनी है, तो इसमें और इसमें दोनों में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात 2 की कितनी है। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी घात 2 की 2 है। तो यहाँ से 2 की घातें 2 लगा देंगे। इसके बाद 2 के बाद इसमें और इसमें दोनों में मिला के 3 है, तो देखेंगे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 की सबसे बड़ी घात 1 है। इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में मिला के 5 है, तो 5 की घात लेंगे। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में जो सबसे बड़ी घात होगी, जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 2 थी, ले लिए, इसमें 3 की घात 1 थी, ले लिए, इसमें 5 घात 1 थी, ले लिए। अब ये हमको नहीं देखना है कि दोनों में हो, तभी किसी में भी हो हमको ले लेना है एलसीएम में। हमको ध्यान दोनों में तब देना पड़ता है जब हमको एचसीएफ निकालना पड़ता है। एचसीएफ के लिए हम दोनों में देखते हैं कि नहीं, और एलसीएम के लिए दोनों में जो बड़ा होता है उसी को चूज कर लेते हैं। जैसे 2 की बड़े घात है 2, इसको ले लिए। इस 2 के क्यों छोड़ दिए, क्योंकि छोटा था, हमको एलसीएम लेना है तो बड़ी वाली घात लेते हैं, और ये वाली घात बड़ी है, इसमें 3 ले लिए, इसमें 5 थी, 5 ले लिए। अब इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा 2 बार, 2 गुणे 2, 3 का 1 बार, 5 का 1 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। तो यहाँ से अतः 6 तथा 20 का एचसीएफ बराबर 2 तथा एलसीएम बराबर 60 है उत्तर। आइए दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरा सवाल है 26 और 91। 26 और 91, तो यहाँ से 26 और 91 को लिया। 26 और 91 में दोनों का पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इसके बाद 13 का करेंगे, 13 एकम 13, 91 का भी कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ से हो जाएगा 7, 7 से कटेगा 91, तो यहाँ से 13 सत्ते 91 होता है और 13 एकम
13। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 26 का आगे लिख देते हैं 2 गुणे 13 और 91 का लिख देते हैं 7 गुणे 13। अब हमको क्या करना है, 2 की घातें लिख देना है, इसके बाद 13 की घातें लिख देना है। कितनी बार है, 2 की एक बार वृद्धि है 1 लिखा, 13 का एक बार है 1 लिखा, 7 की एक बार है 1 लिखा, 13 की एक बार है 1 लिखा। ये हम एलसीएम निकालने के लिए करते हैं, बाकी एचसीएफ के लिए तो ये मेरा पर्याप्त है। तो यहाँ से अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है। तो जैसे इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7, इसमें नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो इस 13 को हम ले लेंगे क्या, एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है। इसके बाद 2 के बाद 7 है, तो 7 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 7 की सबसे बड़ी घात 1 है। इसके बाद इन दोनों में देखेंगे 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 13 की भी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है। तो यहाँ से 13 का एक बार, 7 का एक बार और 13 का एक बार, 2 का एक बार, 7 का एक बार और 13 का एक बार गुणा हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और 14 और 13 का गुणा, तो यहाँ से 2 का गुणा 7 में 2 सत्ते 14, इसके बाद 14 का 13 में 182, एलसीएम आ गया। अतः 26 तथा 91 का एचसीएफ बराबर 13 तथा एलसीएम बराबर 182 है, 182 है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं। 96 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 96 को करेंगे 2 से, तो यहाँ से 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, 2 से करेंगे 2 तीन 6, 3 से करेंगे 3 एक कम 3। इसके बाद 404 को कर लेते हैं, तो यहाँ से 404 को करेंगे, तो यहाँ 2 से करेंगे 2 दूना 4, इसके बाद आ जाएगा 2 दूना 4, 2 से करेंगे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, इसके बाद 101 जो है अभाज्य संख्या है, तो 101 से कटेगा, तो 101 एक कम 101। इसके बाद इसको लिख लेते हैं 96 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार हमने लिख लिया, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5 बार आया है। इसके बाद 3 है, तो यहाँ से आप 2 की घातें 5 और 3 की घातें 1 लिख देंगे। आगे 404 बराबर यहाँ से 2 की गुणे 2 गुणे 101, तो यहाँ से 2 की घातें 2 गुणे 101 की घातें 1 है। अब आप यहाँ से एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ यहाँ से देखेंगे कि दोनों में कितने बार कॉमन है। तो यहाँ से 2, इसमें भी 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब कि 2 बार कॉमन है, तो 2 गुणे 2 हमारा इन दोनों में क्या हो जाएगा, एचसीएफ। 101 इसमें है, इसमें 101 नहीं है, इसलिए हमारा 2 दूना 4 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए हमने बताया था कि सबसे बड़ी घात 2 वाली चूज करनी है इन दोनों में से। तो सबसे बड़ी घात 2 की 5 है, यहाँ से हमने चूज कर लिया। इसके बाद 3 का इसमें इन दोनों में देखेंगे तो 3 की घातें 1 है, इसमें चूज कर लिया। इसके बाद 101 की घातें 1 है सबसे बड़ी, तो ये चूज कर लिया। अब हम 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3 का एक बार और 101 का एक बार। तो यहाँ से आप चाहे तो 2 की घात पावर 5 आपको पता है तो आप लिख सकते हैं।
हमने आपको गुणा आसानी लगे इसलिए खोल दिया है। बाकी अगर 2 की पावर 5 आपको पता है तो आप आसानी से लिख के 3 का 101 का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 3 गुणे 101। तो यहाँ से 32 का जब 3 करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिकाई 9, 96, 96 गुणा 101 में करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 96 9696। ये हमने तोड़ के गुणा किया है। आप यहाँ पे तोड़ के गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार में ही गुणा करके आप यहाँ पे लिख देते हैं मान, तो वो सही रहेगा। तो यहाँ से अतः 96 व 404 का HCF बराबर 4 है तथा LCM बराबर 9696 है। 9696 है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो आप देख पा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 नंबर के जो सवाल बनेंगे तो कुछ इस तरीके का होंगे। आइए अब सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 4 में लिखा है 6, 72 और 120। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। 6, 72, 120। तो 6 का पहले फैक्टर करेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 72 का करेंगे तो 72 का 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18। अब 3 से कटेगा 3 तिकाई 9, 3 एकम 3। यहाँ से 120 का करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 60 दूना 120, 2 से करेंगे तो 30। यहाँ से 2 से करेंगे तो 15। अब 3 से कटेगा 3 पचे 15, 5 एकम 5। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 6 का फैक्टर जो है 2 गुणे 3, जो कि 2 की घाते 1 और 3 की घाते 1 आएगा। 72 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 बार है 2। इसके बाद 3 2 बार है तो 2 की घाते 3, क्योंकि 3 बार है, और 3 की घाते 2। यहाँ से अब 120 में देखेंगे। 120 में 2 को 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 1 2 3। इसके बाद 3 1 बार है और 5 1 बार है। तो यहाँ से 2 का 3, 3 का 1 और 5 का 1। तो यहाँ से अब हम HCF जब लिखेंगे, जब हम इसका HCF लिखेंगे तो HCF बराबर, अब तीनों में मिलाएंगे कि तीनों में कितनी कॉमन संख्याएं हैं गुणनफल के रूप में। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तीनों में। तो 2 तो क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ तीनों में 3 है, 3 क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें अब कुछ भी संख्या नहीं बची है। इन दोनों में कॉमन भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो इन तीनों में जो होगा वही HCF होगी। तो तीनों में अब 2 और 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो 3 दूना 6 इसका HCF हो जाएगा। और LCM के लिए हम आपको बता रखे हैं कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको ले लेंगे। तो इस तीनों में सबसे बड़ी घात 2 की कौन सी है? 2 की सबसे बड़ी घात 3 है। इसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? तो 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, 2 ले लेंगे। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात, तो 5 की सबसे बड़ी घात 1 है। इसके बाद इसका गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा, 5 का 1 बार गुणा। यहाँ 3 बार लिखा है, 2 की घाते 3, तो 2 का 3 बार, 3 का 2 बार और 5 का 1 बार। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 त्रिक। तो यहाँ से 8 और 3 तिकाई 9, 8 त्रिक 24 पंचे 360। ये हो जाएगा आपका 360। क्या हो जाएगा आपका HCF। यहाँ से लिखेंगे अतः 6, 72 तथा 120 का HCF बराबर 6 है तथा LCM बराबर, यहाँ से लिखेंगे LCM बराबर 360 है उत्तर।
यहाँ से हमने 4 सवाल आपको करवा रखे हैं। 5वां सवाल आपको इसी तरह होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। आप होमवर्क के रूप में करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज का आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, जिससे कि आप अपने एजुकेशन में और ग्रोथ कर सकें। थैंक यू फ्रेंड।